हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वह है छत्तीसगढ़ के मराठा काल के शासकों के ऊपर। पिछली कक्षा से जुड़ा हुआ यह वीडियो है, चूँकि बिम्बाजी भोसला के बारे में हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, और आज की जो कक्षा है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं बिम्बाजी भोसला के पश्चात जो शासक बनते हैं जिनका नाम होता है वेंकोजी भोसला। तो वेंकोजी भोसला का शासन व्यवस्था किस प्रकार से था छत्तीसगढ़ के अंदर और छत्तीसगढ़ के बाहर, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेंकोजी भोसला के शासनकाल के साथ। वेंकोजी भोसला, जब बिम्बाजी भोसला की मृत्यु हो जाती है और उनके साथ उनकी पत्नी क्या हो जाती है, सती हो जाती हैं, तो उनकी एक और पत्नी बचती है जिनका नाम रहता है आनंदी बाई। ठीक है, और परंतु वे सत्ता का संचालन नहीं करती हैं, अपितु सत्ता संचालन के लिए नए शासक की घोषणा होती है। उस समय राजकुमार भोसला राजकुमार जिसका नाम होता है वेंकोजी भोसला, उनको भोसला शासकों का शासक बनाया जाता है, अर्थात रतनपुर में उनको शासक निर्मित किया जाता है, शासक स्थापित किया जाता है। तो जब वेंकोजी भोसला शासक बनते हैं उस समय वे अपने पूर्ववर्ती राजा अर्थात बिम्बाजी भोसला की तरह रतनपुर में रहकर शासन कार्यक्रम नहीं चलाते हैं, अपितु वे नागपुर से ही सत्ता संचालन करने लगते हैं। फलस्वरूप अब चूंकि वे नागपुर से ही पूरी तरह सत्ता का संचालन कर रहे हैं, अतः छत्तीसगढ़ का राजनीतिक केंद्र बिंदु बन जाता है नागपुर, और रतनपुर का जो राजनीतिक वैभव है वह धूमिल होने लगता है। अतः वे क्या करते हैं कि अपने स्थान पर वे सूबेदारों की नियुक्ति कर देते हैं। वेंकोजी भोसला अपने स्थान पर सूबेदारों की नियुक्ति कर देते हैं, और जो नए सूबेदार बनते हैं वे पूरी तरह से सत्ता का संचालन करते हैं। किसके नीचे? तो वेंकोजी भोसला के नीचे कार्यरत होते हैं। अब ये जो सूबेदार होते हैं उनका कार्य रहता है कि वे रतनपुर में निवास करेंगे, वे नागपुर में नहीं रहेंगे बल्कि रतनपुर में रहकर निवास करेंगे, और वहां निवासरत होते हुए वे सत्ता संचालन के कार्यों को करेंगे, जो आदेश मिलेगा ऊपर से उन कार्यों को करेंगे। अब इनका चुनाव कैसे होता था? तो इनका किसी भी प्रकार से चुनाव नहीं होता था, बल्कि इनको ऐसे चयन किया जाता था, ना तो इनका पद वंशानुगत होता था और न ही इनका पद स्थायी होता था, बल्कि इनका पद होता था एक ठेकेदार की भांति। ठेकेदारी प्रथा के अनुसार इनका चयन किया जाता था। जब भी कोई व्यक्ति शासक को यह सूचित करे, शासक को यह विश्वास दिलाए कि वह वहाँ के निवासियों से, वहाँ के जनता से अधिक कर वसूली करके क्या कर सके, उसे नागपुर शासक को सौंप सके, तो उस व्यक्ति को सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। और वे रतनपुर पे रहकर ही क्या करते थे, निवास करते थे और पूरी तरह से देखभाल किया करते थे। और यह प्रथा तब तक चली जब तक कि अंग्रेजों का आगमन न हो गया, अर्थात 1818 तक यह प्रथा चलती रही। यह थी सूबेदारी प्रथा। अब सूबेदारी प्रथा के अंतर्गत क्या क्या घटना घटी उसको चलिए देखते हैं। तो वेंकोजी भोसला ने जिन्हें सूबेदार बनाया उनके क्रम कुछ इस प्रकार से हैं। पहले सूबेदार बने महिपत राव दिनकर, उसके बाद बने विठल राव दिनकर, फिर तीसरे सूबेदार बने भवानी कालू जो कि अल्पकालीन सूबेदार थे, फिर चौथे सूबेदार बने केशव गोविंद, पांचवें सूबेदार हुए बिंगोजी पिंडरी, और इन्हीं के तहत एक और सूबेदार हुए जिनका नाम था धीरो कुल्लर कर। उसके पश्चात छठवें सूबेदार हुए बिकाजी गोपाल। इनका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आगे बताएंगे। सातवें सूबेदार हुए सरकार हरी, इनके साथ काम किए थे सीताराम टांटिया। साथ ही आठवें सूबेदार हुए हमारे यादव राव दिवाकर जो कि इस वंश के अंतिम सूबेदार थे। याद रखिएगा, अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर, जबकि प्रथम सूबेदार हुए थे महिपत राव दिनकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं महिपत राव दिनकर के साथ में। महिपत राव दिनकर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जब महिपत राव दिनकर सूबेदार रहते हैं उस समय संपूर्ण सत्ता संचालन का जो दायित्व होता है, जिम्मेदारी होता है, वह आनंदी बाई के हाथों में होता है। अर्थात इस प्रकार से जो संघर्ष है वह शुरू से ही शुरुआत हो जाता है। महिपत राव दिनकर के समय से ही सत्ता संघर्ष से शुरुआत हो जाता है। आनंदी बाई जो कि किनकी पत्नी है, तो बिम्बाजी भोसले की पत्नी है, उनके मध्य और महिपत राव दिनकर के मध्य आपस में क्या हो जाता है, उनके मध्य सत्ता संघर्ष से शुरुआत हो जाता है। और महिपत राव दिनकर जब सूबेदार रहते हैं तो उस समय की प्रमुख घटना जो हुई है वह प्राप्त होती है हमें 17 मई 1790 को। 17 मई सन 1790 को क्या हुआ रहता है, महिपत राव दिनकर जब सूबेदार नियुक्त रहते हैं रतनपुर में, उस समय एक यूरोपीय यात्री का आगमन होता है जिनका नाम रहता है फॉरेस्टर।
और फॉरेस्टर ने अपनी यात्रा के दौरान बुक में लिखा है कि रतनपुर और रायपुर दोनों के बारे में वर्णन किया है, जिसमें रायपुर को उन्होंने एक बड़ा शहर बताया है तथा वहां एक किले के बारे में भी वर्णित किया हुआ है। अब इस किले के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि किले के चारों तरफ खाई के समान सुंदर तालाब का वर्णन किया गया है और जिस तालाब के बारे में वहां बताया गया है उसका नाम रखा गया है बूढ़ा तालाब। याद रखिएगा, किले के बाहर जो सुंदर खाई के रूप में तालाब के बारे में वर्णन किया गया उसका नाम था बूढ़ा तालाब, उसके बारे में बतलाया गया है। उसके अलावा रतनपुर के बारे में इन्होंने यह बतलाया है कि रतनपुर एक सुंदर प्रदेश है तथा यहाँ चावल का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। यह जानकारी प्राप्त होती है हमें महिपत राव दिनकर, जब वो सूबेदार रहते हैं, प्रथम सूबेदार, तब जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात आते हैं विट्ठल राव दिनकर। अब विट्ठल राव दिनकर जब सूबेदार बनते हैं तो उनके समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये राजस्व व्यवस्था में एक अलग ही पद्धति का उपयोग किए थे जिसका नाम था परगना पद्धति, और यह परगना पद्धति चली थी 1790 से 1818 ईस्वी तक। याद रखिएगा, 1790 से 1818 ईस्वी तक चला था परगना पद्धति। और परगना पद्धति के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया था कि राजस्व व्यवस्था को दो प्रकार से बांटा जाएगा, अर्थात कर दो प्रकार से लगेंगे, एक तो भूमि कर और एक अतिरिक्त कर। राजस्व व्यवस्था में दो प्रकार से कर लगाए गए, भूमि कर और अतिरिक्त कर। इसके अलावा इस समय के बारे में और जानकारी प्राप्त होती है, चूंकि अब ये नई पद्धति को यूज किए हैं। क्या परगना पद्धति का पुराने समय में क्या था कि जो राज्य था वो गढ़ों में विभाजित था, एक एक गढ़ बनाए गए थे, परंतु इनके आने के पश्चात परगनों में विभाजित किया गया। जो पहले गढ़ों में विभाजित थे उसको फिर परगनों में विभाजित किया गया, अलग अलग परगना बनाया गया। और जो पहले गढ़ थे तो उस समय दीवान और दाऊ का पद हुआ करता था, उस दीवान और दाऊ के पद को समाप्त करने के पश्चात अब नए पदों का आगमन हुआ। चूंकि उसको गढ़ों को परगनों में परिवर्तित किया गया है, इसीलिए दीवान और दाऊ को भी अन्य नामों से अब जाना जाने लगा था, जिसका नाम था जैसे कमाविंसदार, फड़नवीस, बड़कर इत्यादि नए नए पदों का शुभारंभ हुआ। परंतु जो गांव में गौटिया रहते थे उनका पद यथावत ही बना रहा। यह जानकारी प्राप्त होती है हमें विट्ठल राव दिनकर के समय। और इनके समय एक यूरोपीय यात्री, जो कि दूसरे यूरोपीय यात्री थे, जिनका नाम है मिस्टर ब्लंट, यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट के बारे में जानकारी हमें मिलती है कि मिस्टर ब्लंट का यहाँ आगमन हुआ था 13 मई 1795 को। 13 मई 1795 को वे आए थे रतनपुर, चूंकि उन्होंने सुना था कि जो वेंकोजी भोसला हैं उनके स्थान पर अपने प्रतिनिधि के रूप में वे सूबेदारों की नियुक्ति कर रहे हैं, और जो सूबेदार हैं वे रतनपुर में रहते हैं। अतः इनको लगा था कि जो सूबेदार जो रतनपुर में रहते हैं वह शहर बहुत ही सुंदर होगा, बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा। उसके अलावा जो सूबेदार का निवास स्थल है वह भी बहुत सुंदर होगा। परंतु ऐसा नहीं था, बल्कि इसके विपरीत मिस्टर ब्लंट को देखने को मिला कि जो रतनपुर था वह 1000 मकानों का एक बिखरता हुआ ग्राम सा प्रतीत हो रहा था। कोई बड़ा शहर नहीं था, अपितु 1000 मकानों का बिखरता हुआ ग्राम प्रतीत हो रहा था। इसके अलावा वहां के जो सूबेदार थे उनका निवास स्थल अर्थात मकान भी क्या था, तो कोई बड़ा नहीं था, अपितु साधारण सा मकान रहा करता था। और जब वे 31 मार्च 1795 को रायपुर पहुंचे तो रायपुर के बारे में भी उन्होंने अपने बुक में वर्णन किया है कि रायपुर एक बड़ा शहर था। किसके अपेक्षा? रतनपुर की अपेक्षा। यहाँ 1000 मकान थे, परंतु रायपुर में 3000 मकान थे, और वहाँ के सुंदर सुंदर स्थानों का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार से इनको लगता था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर को नहीं अपितु रायपुर को होनी चाहिए। इसीलिए जब अंग्रेजों का शासनकाल आया तो उन्होंने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को अपनी राजधानी घोषित की। इस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है हमें विट्ठल राव दिनकर, जब वे सूबेदार थे, दूसरे सूबेदार। उसके पश्चात आते हैं तीसरे सूबेदार भवानी कालू। चूंकि ये अल्पकाल के लिए ही सूबेदार नियुक्त होते हैं, इसीलिए इनके समय के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिर चौथे आते हैं केशव गोविंद जी। भवानी कालू के पश्चात अगले कौन आए? केशव गोविंद जी। तो इनके समय एक और यात्री जिनका नाम था क्या? मिस्टर कोलब्रुक। उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि मिस्टर कोलब्रुक का आगमन हुआ था। केशव गोविंद जब क्या थे? यहाँ शासक थे, और इन्हीं के समय पिंडारियों का क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ के आसपास गतिविधियां देखने को प्राप्त हुई थी। इसके अलावा इनके समय में क्या होता था? जो किसान थे अपना अनाज उगाते थे, अनाज उगाने के पश्चात वे बाहर बड़े क्षेत्र में और बड़ी कीमत में बेचना चाहते थे, किंतु वह क्या होता था? आने जाने में दुर्गम मार्ग होने के कारण वह ज्यादा
होने लगता था, वह पूर्ण जीवन होने के कारण इन्होंने क्या किया, बाहर बेचने की अपेक्षा अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव एरिया में क्या करना, बेचना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप ये क्या करते थे, कृषक उपज या फिर जो धान है या फसल है उसको उगाते थे, उगाने के पश्चात, उत्पादन करने के पश्चात अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव एरिया में क्या करते थे, फसल को बेच देते थे। अब चूंकि वहां व्यापारी क्या करते थे, उसको कम फसल में, कम दाम में लेते थे, फसलों को कम कीमत में खरीदने के पश्चात वे उसको बड़ी जगह पर दूसरे शहर में क्या करते थे, ज्यादा कीमत में बेचते थे। इस प्रकार की घटना प्राप्त हुई थी केशव गोविंद जब सूबेदार नियुक्त हुए थे उस समय। उसके पश्चात हमें जानकारी प्राप्त होती है कि केशव गोविंद के पश्चात बिंकोजी पिंडरी के बारे में उतनी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और जब बीकाजी गोपाल जब सूबेदार बनते हैं तब उनके समय हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह प्राप्त होती है कि इनके समय पिंडारियों का उपद्रव शुरू हो गया था। इसके अलावा जब बीकाजी गोपाल यहाँ सूबेदार थे, ठीक उसी समय जो हमारे भोसला शासक है वेंकोजी भोसला, उनका भी निधन हो गया था। फलस्वरूप अप्पा राव साहब को क्या बनाया गया, यहाँ अन्य वायसराय घोषित किया गया। उसके अलावा यहाँ क्या हो गया था, रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई थी, अतः अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करनी पड़ी। इसके अलावा और घटना प्राप्त होती है कि परसों जी की मृत्यु हो गई थी। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटने के बावजूद क्या हो गया था, राजनीति में बड़ा ही परिवर्तन आया था। और इसी परिवर्तन के कारण फिर क्या हुआ था, ये अपने शासनकाल में कुछ नई चीजों का चित्रांकन नहीं कर पाए थे, नए चीजों का निर्माण नहीं कर पाए थे। यह जानकारी प्राप्त होती है हमें बीकाजी गोपाल के समय। और एक सबसे बड़ी समस्या इनके समय जो कि दूरगामी था, वह हमें देखने को मिला था कि इन्हीं के समय से क्या हो गया था, हमारे सरगुजा और छोटा नागपुर दोनों के मध्य सीमा संबंधी विवाद शुरुआत हो गए थे। वेंकोजी भोसला के पश्चात अगले शासक हुए जिनको वायसराय का पद दिया गया, उनका नाम था अप्पा राव साहब। याद रखिए क्या नाम था, अप्पा राव साहब, जो कि अगले वायसराय घोषित हुए, जो कि अगले शासक के रूप में हुए थे। तो चलिए इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जब वायसराय अप्पा साहब यहाँ वायसराय के पद पर नियुक्त हुए तो उस समय इनकी जो प्रवृत्ति थी वो लोभी और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। अब लोभी और स्वार्थी प्रवृत्ति के होने के कारण इन्होंने क्या किया, सूबेदारों के ऊपर जोर डाला, दबाव डाला कि आप यहाँ के जो निवासी हैं उनसे अधिक करों को वसूली कीजिए और करों को वसूली करने के पश्चात हमें सौंपिए। इससे क्या हुआ कि सूबेदारों की जो नियुक्तियां थी वे जल्द से जल्द खत्म होती गई और नए नए सूबेदार आते गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लोभी और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे, अतः कोई भी सूबेदार अधिक समय तक टिक नहीं सका। और इस प्रकार से इस वंश के जो अंतिम सूबेदार हुए वो सूबेदार कौन थे, तो यादव राव दिवाकर। याद रखिएगा, अंतिम सूबेदार हुए यादव राव दिवाकर। यह जानकारी प्राप्त होती है जब वायसराय अप्पा साहब क्या बनते हैं, अगले यहाँ के पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। उसके पश्चात इनके समय के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो सूबेदारी प्रथा है वह चलता है 1818 ईस्वी तक। उसके पश्चात अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। तत्पश्चात 1830 ईस्वी तक फिर अंग्रेजों का क्या चलता है, शासनकाल चलता है। पुनः 1830 ईस्वी के पश्चात पुनः भोसला शासन शुरुआत हो जाता है और फिर 1830 ईस्वी में फिर सूबेदारी प्रथा का शुभारंभ होता है। यह जानकारी प्राप्त होती है हमें इस वंश के बारे में और सूबेदारों के बारे में। अब यदि हम मूल्यांकन करें कि वेंकोजी भोसला द्वारा जो सूबेदारी प्रथा शुरुआत की गई थी, सूबा प्रथा का जो सूत्रपात किया गया था, क्या वह सही है अथवा गलत, तो यह जानकारी प्राप्त होती है हमें कि सूबेदारी प्रथा का जो शुरुआत किया गया था वह बिल्कुल भी गलत था। क्योंकि इससे एक तो रतनपुर राज्य का जो राजनीतिक वैभव था वह धूमिल हुआ। इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन काल में केवल 3 बार ही रतनपुर में यहाँ क्या किए, आए। और रतनपुर में आने के पश्चात यहाँ के लोगों से उनके बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त नहीं की कि उनका जीवन रहन सहन किस प्रकार से है। केवल यह देखते कि जो सूबेदार है वे सही ढंग से यहाँ से करों की वसूली कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने डिटेल में जानने की कोशिश भी नहीं की कि जो सूबेदार हैं वे किस मात्रा में या किस हिस्से से या किस रूप में लोगों से, वहाँ के निवासरत व्यक्तियों से किस प्रकार से करों की वसूली कर रहे हैं, उसका भी इन्होंने जायजा सही ढंग से नहीं लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूबेदारी प्रथा एक सही प्रथा नहीं थी। और इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वेंकोजी भोसला का हम इसे स्मारक, भूल का स्मारक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, सूबा शासन को हम वेंकोजी भोसला का भूल का स्मारक कह सकते हैं। इसके अलावा
जो 3 यात्री हुए थे, कौन कौन से? तो एक यात्री हुए थे फॉरेस्टर, एक दूसरे यात्री हुए थे मिस्टर ब्लंट और तीसरे यात्री हुए थे कोलब्रुक। तो इन तीनों ने भी यहाँ अध्ययन किया और सूबेदारी प्रथा के बारे में पूरा वर्णन किया और अपने वर्णन में उन्होंने बताया है कि जो सूबेदारी प्रथा का शुरुआत किया गया था वेंकोजी भोसले द्वारा वह बिल्कुल भी गलत था, सरासर गलत था। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो यह भी वर्णन किया हुआ है कि जो सूबेदार नियुक्त होते थे वे अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए क्या करते थे, लोगों से ज्यादातर करों की वसूली करते थे। इससे लोगों का विकास रुक जाता था। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जो सूबेदारी प्रथा है वह बिल्कुल भी गलत प्रथा थी। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी वर्णन किया है कि यहाँ के जो सूबेदार थे या यहाँ के जो भोसला शासक थे उन्होंने क्या किया था, धन के बदले छत्तीसगढ़ को बेच दिया था। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है हमें वेंकोजी भोसला और सूबेदारों के बारे में। इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों का आगमन यहाँ हुआ था और उनका शासनकाल यहाँ चला था। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो नए यूजर होंगे वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।